नमस्कार दोस्तों, फिर आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। आज मैं आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं, हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक की काफ़ी नीड है। ये पिछले 5-6 दिनों से मतलब जब से फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम की डेट आई उसके बाद में इसके ऊपर बार-बार मैसेज आ रहा था कि मतलब एक ही 2 मुझे 2 क्वेश्चन बार-बार आ रहे हैं। एक तो डर लग रहा है, तो पता नहीं जैसे कोई दूसरा आ रहा है कि समेटा नहीं जा रहा है। ये हो सकता है कि समेटा क्यों नहीं जा रहा है, इसके कारण भी है। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। छोटा-सा अपन सेशन करेंगे, 10 से 15 मिनट का करेंगे। मैं यहाँ पर आपको ये सेशन शुरू होने से पहले ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप इसको एक बार देख लीजिए। फिर इसके अनुसार अगर आपको लगता है कि हाँ, ये करनेबल है, फिर थोड़ा ठीक लग रहा है, तो आप इसको हिसाब से पढ़िए तो निश्चित तौर पे आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। मैं यहाँ पर कुछ नहीं बताऊँगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा। अब जो इन 20 दिनों के अंदर जो हमें जिन बातों की आवश्यकता हमें जिस पे ध्यान रखना होगा, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि अपने ऊपर विश्वास कैसे रखें, आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें, मतलब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे रखें। दूसरी बात मैं इसमें आपको जो आपका एक इक्वेशन आ रहा है कि जो डर लग रहा है एग्ज़ाम देते हुए, एग्ज़ाम फ़ोबिया उसके बारे में अपन बात करेंगे। और 2-3 बातें और हैं जिसमें रिवीज़न के बारे में बात करेंगे। तो रिवीज़न क्योंकि ये टाइम जो क्रिटिकल टाइम पीरियड है इसके अंदर रिवीज़न ही इम्पोर्टेंट होता है। बाकी कुछ भी मैं ये उम्मीद लेके बैठा हूँ कि आपका कोर्स पूरा हो चुका है। क्योंकि अब 20 दिन बचे हैं, अभी तक कोर्स पूरा नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब नहीं तैयारी करने का। मतलब कोर्स पूरा हो चुका है, आप लोग रिवीज़न कर रहे हो। मैं यहाँ पर आपको वो तरीके बताऊँगा कि इस इन 20 दिनों के अंदर 2 से 3 बार रिवीज़न कैसे करें। चौथा अपन सबसे लास्ट में देखेंगे नेगेटिव मार्किंग को हम कैसे किया है और साथ में ये भी देखेंगे कि जो मैसेज आ रहा बार-बार कि मतलब समेटा नहीं जा रहा है, तो इसको कैसे अपन पूरे नोट्स को 2-3 बार रिवीज़न करके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ताकि एक अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहे और नेगेटिव मार्किंग भी कम। बिना टाइम खराब किए अपन शुरू करते हैं। अब 20 दिन ही बचे हैं या अगर जैसे मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करूँ तो बायोलॉजी के अंदर आप देखोगे आपका एग्ज़ाम एक तो है 26 तारीख को और एक एग्ज़ाम आपका है 27 तारीख को। आप ऐसे अल्टीमेट काउंट करोगे तो इसे 30-22 दिन ही बचते हैं। ये बाकी 2-3 दिन जो है वो आपको एग्ज़ाम सेंटर जो आपका एग्ज़ाम सेंटर जो अलग सिटी पे होगा, आपकी डिवीज़न स्तर पे आपका एग्ज़ाम सेंटर आएगा। जो आपका डिवीज़न है, जो आपका संभाग है, वहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर आएगा। 1 दिन वहाँ जाने के लिए लगेगा। फिर से आपके इतने दिन बचेंगे कट-कटा के 22 दिन के आस-पास। इसलिए अपन 20, 21, 22 के आस-पास ही काउंट करेंगे। अपन आगे चलते हैं। मैं 10-15 मिनट का सेशन है, उसको अच्छे से देख लेना। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जो आप मेरे को टेलीग्राम के ऊपर या यूट्यूब के वहाँ कमेंट करते हो, व्हाट्सएप पे, वो सारे के सारे वहाँ मैं आंसर दे रहा हूँ। वीडियो पूरा देख लेना, आपके सारे क्वेश्चन आपके जो आंसर मिल जाएँगे आपको। देखो, मैं सीधा लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर जो टोटल हमारा जो ये एग्ज़ाम होता है, इसके अंदर 75 क्वेश्चन आते हैं, ये आपके जीके के अंदर आते हैं, प्लस 150 क्वेश्चन आपके आते हैं, इसके अंदर आते हैं। तो ये टोटल आपके क्वेश्चन हो जाएँगे 225 के आस-पास। तो मतलब 225 क्वेश्चन का मटेरियल आपको 225 क्वेश्चन आएँगे जिसका आपको सामना करना पड़ेगा। और ये जो 225 क्वेश्चन है ये आपके टोटल हो जाएँगे। ये जो 75 वाला ये तो होता है 150 मार्क का, प्लस ये हो जाएगा 300 मार्क का। तो आपको पता है कि ये टोटल हो जाएगा 450। मतलब 225 क्वेश्चन आएँगे और 450 नंबर के आएँगे। तो आपने देखा होगा, आप अपने हिसाब से अपने-अपने सब्जेक्ट का देख लेना। उसमें आप देखोगे कि जो कट ऑफ जो रहती है वो 60 से 65% तक ही मैक्सिमम सब्जेक्ट। अब जैसे मैं बायोलॉजी की बात करूँ, नंबर ऑफ पोस्ट कम है, तो आप मान के चलो कि आपको 300 नंबर तक आपको जाना ही पड़ेगा। ये मैं एक सेफ ज़ोन बता रहा हूँ, बाकी हो सकता है कि पेपर का फाइल यही कट ऑफ आपकी 280 के ऊपर या 270 के ऊपर आके रुक जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब कुछ लोग मन में ये टारगेट बना के बैठे हैं कि 300 ही कट ऑफ जाएगी, ऐसा कोई कारण नहीं है। मैं एक सेफ ज़ोन लेके चल रहा हूँ, जो पिछला पेपर था उसके अकॉर्डिंग। बाकी ये कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप अपना अभी जो टारगेट रखोगे, वो आप 300 के आस-पास अपना टारगेट लेके चलोगे। जब आप 300 के आस-पास अपना टारगेट लेके चलोगे, तो ये ठीक रहेगा 300 के आस-पास टारगेट। अब देखो, मैं सबसे पहले जीके की बात करता हूँ। जीके वाले पोर्शन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया 75 तो आते हैं क्वेश्चन,
और ये 75 क्वेश्चन जो है ये आपके 150 मार्क के होते हैं। कितने के होते हैं? मैं बात कर रहा हूँ अभी जीके की, तो अपने फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, पेपर फर्स्ट जीके। इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन नंबर मिलते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं वो होते हैं 75। तो ये जो मार्किंग इसकी होती है ये होती है 150 मार्किंग की। अब अमूमन जिन बच्चों का पिछली 4-5 वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ है, इस वैकेंसी में जो सिलेक्शन होगा, आप देखोगे जो मतलब एवरेज नंबर जो होते हैं इस पेपर के अंदर, वो आप स्कोर नंबर मान के चलो। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, सॉरी, ये नंबर टॉप नंबर होते हैं। जो टॉप बच्चे होते हैं जिनका जीके अच्छा होता है, फर्स्ट पेपर होता है, जिनको मैथ अच्छी आती हो, रीजनिंग अच्छी आती हो, सॉरी मैथ और इंग्लिश और हिंदी, ये तीनों पार्ट जिसके मजबूत होते हैं, वो स्टूडेंट 100+ आराम से जा सकता है। पिछली बार जैसे मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी में गए भी है जिनका इंग्लिश अच्छा था, जिनकी मैथ अच्छी थी, साथ में हिंदी भी अच्छी थी, तो वो लोग 100+ आराम से जाते हैं। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि मैथ के क्वेश्चन ज्यादा आ गए थे। अब मैथ के क्वेश्चन ज्यादा आ गए तो उसको फायदा हो गया जिसने मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अब साइंस वाले विद्यार्थियों को इसके अंदर थोड़ा डर रहता है, तो मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग पिछले 5 से 6 महीने, पिछले 5 से 6 मंथ कंटिन्यू आप जीके पढ़ रहे हो, मतलब आप इसकी तैयारी कर रहे हो, पिछले 5 से 6 मंथ आपने अच्छा रिवीजन किया है, तो आप 80 नंबर तक तो आप आराम से चले जाओगे, 80+ भी चले जाओगे। अगर आप नेगेटिव मार्किंग कम करोगे, आपका रिवीजन अच्छा है, तो आपके 80 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। और मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि आप मैथ को भले पढ़ के मत जाना। अगर आप मैथ को नहीं पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिला है, आपको इंग्लिश भी पढ़ने का टाइम नहीं मिला है, तो भी आप ये नंबर आराम से लाओगे। पिछली बार बच्चे लेके आए हैं, मैं इसलिए उनको आधार मान की बात बता रहा हूँ। अगर आप मैथ पढ़ के नहीं जा रहे हो, इंग्लिश पढ़ के नहीं जा रहे हो, लेकिन आप बाकी वाले सब्जेक्ट आप अच्छे से कर रहे हो, तो आपके 80+ नंबर तो आ जाएंगे। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आपको मैं ये आज ही आपको, अगर पिछले वाले पेपर जैसा पेपर आता तो। अब इस बार नंबर ऑफ पोस्ट कम है, तो जब इस बार नंबर ऑफ पोस्ट कम है तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि हमें मैथ को भी पढ़ के जाना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने मैथ को पढ़ा अच्छे से। इंग्लिश तो वैसे भी आप सभी को पढ़नी है। अगर आप मैथ और इंग्लिश आपने पढ़ी है और आप पिछले 7-8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो आप मान के चलो आप 100 के आंकड़े को आराम से आप तक कर दो जीके के अंदर। और अगर किसी ने मैथ और इंग्लिश अभी तक नहीं पढ़ी है, तो अब पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि टाइम खराब करोगे, उल्टा डिमोटिवेट हो रहेंगे। जिन्होंने पढ़ रखी है उनके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि वो पिछले 7-8 महीनों से पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली अगर 5-6 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, तो 3-4 तो करके आएंगे, इंग्लिश के भी करके आएंगे। और जिन्होंने मैथ और इंग्लिश पढ़ी है वो थोड़ा स्कोर इनसे ऊपर जाएंगे, 10-15 10 नंबर ऊपर जाएंगे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा पढ़ा। और मैथ इंग्लिश सभी स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाते हैं। जिन्होंने पढ़ी उनको 10-15 नंबर का फायदा जरूर होगा, 15 नहीं 10-12 नंबर का फायदा जरूर होगा। अब ये मैं इसके ऊपर ज्यादा आपको कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब ये बताने का टाइम नहीं है। आपको रिवीजन करना है। रिवीजन किसका करना है? जो आपने पहले पढ़ रखा है उसके बारे में आपको करना है। अब तो मुख्य जो मेरा फोकस रहेगा वो आपके इस सब्जेक्ट वाले पेपर के ऊपर रहेगा, बायोलॉजी वाले। मैं यहाँ बायोलॉजी की बात करूंगा, और आप इसको अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। आप जिस भी सब्जेक्ट से ताल्लुकात रखते हो, एक ही बात है, क्योंकि मैं यहाँ बायोलॉजी को लेकर बात करूंगा अभी मैं। बाकी आप अगर किसी हिस्ट्री से हो तो आप हिस्ट्री के संबंध में इसको आप ये फॉर्मूला लागू कर सकते हो। आप मैथ से हो तो मैथ के ऊपर, हिंदी से हो तो हिंदी के ऊपर। अब देखिए हमारे बायोलॉजी के अंदर क्या है, जैसे टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे इस पेपर के अंदर। ये हमारा सेकंड पेपर है। कौन सा पेपर है? सेकंड पेपर है। इस 150 क्वेश्चन के अंदर इस बार थोड़ा इसके अंदर क्लासिफिकेशन किया गया है। अब मान के चलो कि 130 क्वेश्चन तो है, तो 130 क्वेश्चन तक तो आपके आएंगे, ये सब्जेक्ट के आएंगे बायोलॉजी के। बाकी के जो 20 क्वेश्चन बचते हैं ये आपके आईसीटी के आएंगे। किसके आएंगे? जैसे आईसीटी है और पेडोलॉजी है, इसके क्वेश्चन आएंगे। ये पूरा आपके बायोलॉजी का क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन। 130 तक तो बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, और पीछे के जो 20 क्वेश्चन है वो आपके आईसीटी और जो पेडोलॉजी है उसके क्वेश्चन आएंगे। अब इस सब्जेक्ट को समझने में हर किसी को दिक्कत होती है, क्योंकि काफी डाइवर्सिफाई इस मतलब हमारा सब्जेक्ट होता है। क्योंकि इसमें जैसे बायोलॉजी की बात करें तो बॉटनी और जूलॉजी दोनों आते हैं। तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले आपके पास जो भी आपका मैटर है, उस मैटर को आप 3 भाग के अंदर डिवाइड करोगे। ये मैं रिवीजन करने का तरीका बता रहा हूँ। आप अपने मैटर को 3 भाग में डिवाइड करोगे।
का पहला जो पार्ट वो होगा वीक पार्ट। आपके सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपके वीक है, दूसरा इसके अंदर आएगा स्ट्रॉन्ग, और तीसरा इसमें आएगा इम्पोर्टेंस। ये तीन पार्ट आपको सबको अपने माइंड के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो ये आपको पता होगा आपका वीक पार्ट कौन सा है बायोलॉजी के अंदर या मैथ्स के अंदर, आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है और आपका इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है। क्योंकि जैसे मैं बॉटनी का स्टूडेंट हूँ, मुझे लगता है कि मुझे बॉटनी अच्छी आती है, मुझे जूलॉजी के अंदर कोऑर्डिनेटर और नॉन कोऑर्डिनेटर नहीं आते। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि राजस्थान हिस्ट्री मुझे अच्छी आती है, उसको मैं कम पढ़ूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, लेकिन मुझे वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, मुझे सभ्यताएं पढ़नी पड़ेगी। ये मेरी वीक पॉइंट हो गई। दूसरा इसमें आता है स्ट्रॉन्ग पार्ट। मैं बॉटनी का तो मेरा बॉटनी जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको आपको याद रखना है और वीक पार्ट याद रखना है। ये मैंने दो अलग अलग इसलिए कराए है कि आप यहाँ से जब रिवीजन करो तब आपको इस वीक पॉइंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, इसको आपको एक दो बार ज्यादा पढ़ना है या आपको इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। इसलिए मैं आप इसको अलग अलग करोगे तो आपका टाइम खराब नहीं होगा। क्योंकि अगर आप इसको से डिवाइड नहीं करोगे तो आप जो टाइम आप वीक पार्ट को दे रहे हो, अगर आप इस वाले यूनिट को आप पढ़ने में 5 घंटे दे रहे हो और आप स्ट्रॉन्ग पार्ट को भी 5 घंटे दे रहे हो तो फिर क्या मतलब है, क्योंकि वो आपका पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, उसको टाइम देने की कोई जरूरत नहीं। ये आपका 2 घंटे में पूरा हो सकता था स्ट्रॉन्ग पार्ट वाला, लेकिन इसको आपको अच्छा टाइम देने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप अपने जो आपका जो सब्जेक्ट उसको आप अलग अलग टॉपिक में डिवाइड करोगे। और तीसरा आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये मैंने आपको यूट्यूब के ऊपर पहले पूरी की पूरी वीडियो में बता रखा है कि हमारे सिलेबस के अंदर बायोलॉजी के अंदर मैंने बता रखा है कौन कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर यूनिट के बाद में उस यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो हमारी एनिमल फिजियोलॉजी है। अब एनिमल फिजियोलॉजी पूरी यूनिट है, उस पूरी यूनिट के अंदर जो एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम है, आप देखो जो एंडोक्राइनोलॉजी है, इस एंडोक्राइनोलॉजी से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है। हर बार कहीं ना कहीं से मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, पांच पांच छह छह क्वेश्चन आ रहे हैं। इस एक ये यूनिट का टॉपिक है, ये हमारे लिए एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया। इस प्रकार से आपको ये मैंने पीडीएफ में बता रखा, पहले वाली वीडियो उसमें अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख लेना। अब वैसे देखने का टाइम नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो वहां से हमें इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ये हमारा हो गया वीक स्ट्रॉन्ग और ये सब हो गया। अब उसके बाद जो मुझे स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजे हैं तो इनकी मतलब मुख्य रूप से जो समस्या आ रही थी अपन उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आ रही है रिवीजन की आ रही है। रिवीजन कैसे किया जाए, सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब जो अभी इस 20 दिनों के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात पे हमें ध्यान देना वो हमारा रिवीजन है। अब देखो मैं आज तारीख हो गई आपके 3 तारीख हो गई है, मैं 4 तारीख से ले रहा हूँ। 4 तारीख से लगाकर 22, आप 22 को 23 तक ले लो, आज को 24 तक ले लो। अब यहाँ से आप दिन तक काउंट करेंगे तो ये आपके 20 दिन होते हैं। क्या होते हैं? 20 दिन। आप इस 20 दिन को डिवाइड कर लो 8 8, 8 5 के अंदर, 8 के अंदर और 4 के अंदर। अब देखो हर किसी का अपना अलग अलग होता है, मैं ये इसलिए बताता हूँ कि मैंने इसको अप्लाई किया था। अब लास्ट के 1 महीने के अंदर कहा जाता है कि ये मतलब एक नेगेटिव मार्किंग कम करने का एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप लास्ट के 30 दिनों के अंदर अपने पूरे सिलेबस को 3 बार रिवाइज कर लेते हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग के अंदर जो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो गलत होने थे वो कम हो जाते हैं। तो आप सोचिए अगर 10 क्वेश्चन या 6 से 7 क्वेश्चन अगर नेगेटिव कम हो रहे तो कितनी बड़ी बात है वो। तो अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर 8 दिनों के अंदर संपूर्ण सिलेबस को कैसे डिवाइड करेंगे। आराम से हो सकता है अगर आपने पिछली तो अपना पीछे की जो 7 8 महीने थे उसके अंदर आपने उसके अच्छे से नोट्स बनाए हैं, आपके पास शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट नहीं है अगर आपके पास नोट्स भी बनाए हुए हैं, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आपके अगर हाईलाइट किया हुआ है तो आप 8 दिनों के अंदर पूरे सिलेबस को आराम से कर सकते हो। अब ये मैं 8 दिनों का इसलिए बता रहा हूँ। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 दिन के अंदर एक बार मैं पूरे सिलेबस को रिवाइज करता हूँ, अगले 4 दिनों के अंदर एक बार और करता हूँ। मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आप सिलेबस को आराम से रिवाइज करोगे, पूरा पढ़ोगे, या फिर आप पूरी क्लास काट लोगे। यहाँ पर मैंने इन दिनों को बराबर इसलिए मैं तो ये रखता हूँ हमेशा, आप भी ये रखना कोशिश करना। आप देखना आपको मतलब जादुई ये इसका फायदा मिलेगा। आपकी नेगेटिव मार्किंग जिनके
ज़्यादा क्वेश्चन नेगेटिव हो रहे हैं, इसका मतलब उनकी रिवीजन करने की जो मतलब क्षमता वो कम है या उन्होंने रिवीजन कम किया है, इसलिए ये गलत ज़्यादा होते हैं। आप ध्यान रखना, ये जो 8 दिन का टाइम पीरियड है, आपका फर्स्ट रिवीजन यहाँ पे होना चाहिए। इस 8 दिन के अंदर आपके सब्जेक्ट का दूसरा रिवीजन आप अगले 8 दिनों में करोगे, ये आपकी हो गई। और जो लास्ट के जो 4 दिन बचते हैं, यहाँ पर आप इसका अपना थर्ड रिवीजन करोगे। ये रिवीजन अपना फर्स्ट करना, ये भी वैसे फर्स्ट है। अगर आप अच्छे से आपने लास्ट में पढ़ा आपकी बायोलॉजी का या जो भी सब्जेक्ट है, तो मैं बता देता हूँ, मैं बायोलॉजी का बता देता हूँ। बायोलॉजी की 1 यूनिट को पढ़ने के लिए कम से कम आप 2 घंटे में पूरी कर सकते हो आराम से। 2 घंटे के अंदर 1 यूनिट को। मैं इकोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, एनिमल फिजियो की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लांट फिजियो की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी वाली आपको सभी यूनिटों को 1 घंटे में 2 या ढाई घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है और आपके पास वो मतलब आपने उसको अच्छे से अच्छे वे के अंदर उसको नोट कर रखा है, तो ये कर लेना। और लास्ट रिवीजन जो है आपके वो एग्जाम से पहले जो 4 दिन बचते हैं उस टाइम कर लेना। और कुछ लोगों के ये भी समस्या आ रही है कि हमारा जीके का एग्जाम है जो वो 26 तारीख को है। जीके हमारा कब है? 26 को है। यहाँ से हमारे दिन हो जाएंगे 4 और 8, ये हो गए 12 दिन, 12 और 8 20 24। तो अब यहाँ पर इन 4 दिनों का आप ऊपर, अब देखो ये है ना, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, आपको इस हिसाब से चलना है, लेकिन आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। कोई ये चाहता है कि मैं ये 6 दिन में पूरा कर लूंगा, दिन और एक्स्ट्रा बन जाएंगे। मैंने 8 दिन इसलिए रखे है कि 8 दिन ठीक है, ज्यादा स्पीड में भी नहीं है। बाकी आप इसको ऐसे कर लो ना, आप इसको एक वीक कर लो, 7 दिन इसको 7 दिन इसको, तो आपके पास यहाँ पे 6 दिन बच जाएंगे। आप 4 दिन में बाकी वाला रिवीजन कर लो, और जो 2 दिन बचते हैं पीछे बाकी रहते हैं, आप उन 2 दिनों के अंदर जीके वाले पार्ट पढ़ लो, तो आपको जीके का रिवीजन करने के लिए 2 पार्ट बच जाएंगे। करना क्या है, जीके भी आपको यहाँ पर साथ लेके चलना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये 7-7 दिन वाला अगर फॉर्मूला अपनाते हो, तो आपको जीके के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो आप उन 2 दिनों के अंदर केवल जीके पढ़ सकते हो। एक फॉर्मूला ये है रिवीजन करने का। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे इन 20 दिनों के अंदर, उतना आपको नेगेटिव मार्किंग कम होगी। जिस स्टूडेंट की नेगेटिव मार्किंग कम होगी उसी का सिलेक्शन होगा। अब मुझे कल परसों मैसेज आई कि हम किसी कोचिंग के टेस्ट दे रहे हैं, वहां पर हमारे 35 सवाल गलत हो गए। फिर क्यों दे रहे हो? जब 35 सवाल आप गलत करके आ रहे हो, 35 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अब सोचिए नेगेटिव मार्किंग किस हद तक हो रही है आपके पास। फॉर्मूला ये है कि 10% से ज्यादा आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि मैक्सिमम आप 12 से 13% नेगेटिव कर सकते हो। इससे ऊपर अगर आप नेगेटिव जा रहे हो तो आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अपने बायोलॉजी के अंदर जैसे मैं मानता हूँ कि 150 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट के अंदर, तो आप मानिए कि 10%, 15 क्वेश्चन हाईएस्ट, 15 क्वेश्चन से ऊपर अपनी नेगेटिव मार्किंग मत जाने दो। अगर आपको क्वेश्चन आता तो ही अटेंड करो, नहीं आता तो छोड़ दो, क्या फर्क पड़ा, इतना तो अपने पे कंट्रोल होगा ना। 10% से ऊपर अपनी नेगेटिव मार्किंग को मत जाने दो अगर सिलेक्शन होना है तो। ये फॉर्मूला है, ये मतलब आपने नहीं ध्यान दिया होगा। आप देखना जिन बच्चों के सिलेक्शन होते हैं उनमें मैक्सिमम की नेगेटिव मार्किंग कम होती है। और मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, अगर 150 क्वेश्चन में से आप 15 16 17 तक कर लो, इससे ऊपर बचाओ। अगर आप 20 से ऊपर जा रहे हो तो फिर आप अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो। ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग को कम करने का आपके पास एक ही मार्ग बचा है, वो है रिवीजन। बाकी कोई मार्ग नहीं बचा है, इसलिए रिवीजन करो। हमारा पहला ये था रिवीजन वाला। मेरे हिसाब से आपके ये ठीक है, आप इसको 7 दिन के अंदर डिवाइड कर लो। 2 रिवीजन ये हो जाएंगे बड़े रिवीजन, एक आपके रिवीजन हो जाएगा छोटा। फिर जो आपके 2 दिन बचते हैं आप इसके अंदर जीके को पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना जीके को। फिर अगला क्वेश्चन इसमें मुझे ये पूछा गया है कि प्रैक्टिस कैसे करें, हम कहाँ से करें, क्या करें। तो नंबर 1 बात मैं बता देता हूँ, जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, ये प्रॉब्लम उसके साथ आ रही थी, बाकी वालों के साथ में भी आ रही है, तो प्रैक्टिस और कहीं से नहीं करनी है। मतलब ऐसे अपनी एनर्जी को खर्च करके आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। रिवीजन, क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ अभी वर्तमान में इस 20 दिनों के अंदर रिवीजन महत्वपूर्ण है, तो आप रिवीजन को ध्यान दो। लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन मिलाने नहीं है, क्वेश्चन मिलाने हैं। क्वेश्चन कब मिलाने हैं? जब आपको लगता है कि मैंने आज के दिन का पूरा मटेरियल पढ़ लिया है, जितना रिवीजन मुझे करना था, जो सफिशिएंट था मैंने कर लिया है। जिस टाइम पढ़ने का मन नहीं हो उस टाइम 1 घंटा या 2 घंटा आपको जो भी लगे आप पीवाईक्यू देख लो। इस 20 दिनों के अंदर जितने भी पीवाईक्यू है आपके सब्जेक्ट पे, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, आप जिससे भी हो, आप वो पूरे के पूरे देख लो। तो आप पीवाईक्यू जब आप देख लोगे ना, तो मतलब अब देखो, अब आप कोई कहेगा सर पीवाईक्यू कहाँ से लेके आए, तो साइंस वालों को मैं बता देता हूँ, बायोलॉजी की मैंने पूरे आपके टेलीग्राम ग्रुप में भेज रखे हैं।
आपके पास पीवाईक्यू भी कम से कम 2000 के आसपास है। बायोलॉजी के क्वेश्चन जो राजस्थान सरकार ने जो आरपीसी में कराए हैं, उसके भी क्वेश्चन आपके पास 2000 पड़े हैं। वो आप एक बार सभी याद कर लो। पहले क्वेश्चन देखो, आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप उसके पीछे की आंसर भी देख लो। अब मैं यहाँ पर पीवाईक्यू देखने का क्यों कह रहा हूँ, आप देखेंगे आपके एग्जाम के अंदर, जैसे राजस्थान के अंदर अभी एग्जाम हुए, आपके फर्स्ट ग्रेड के अभी तक शायद 5 एग्जाम हुए, सेकंड ग्रेड के आपके पास 6 से 7 शायद 6 एग्जाम हुए सेकंड ग्रेड के, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके 3 एग्जाम हुए। उसमें बोटनी और जूलॉजी अलग अलग है, तो दोनों के 6 पेपर होते हैं। इसके अलावा एसीएफ है, इसके भी 2 पेपर हुए, तो इसके भी टोटल 4 पेपर हमारे पास है। ये सारे जो पेपर है, इसके अलावा लैब असिस्टेंट है, ये जो सारे पेपर है इसके 2 एग्जाम हुए। इन सभी को मिला के कम से कम 2000 क्वेश्चन हो रहे हैं। आपको जब 2000 क्वेश्चन पीवाईक्यू मिल रहे हैं, आप देखेंगे कि आपके एग्जाम के अंदर इन 2000 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 10 के आसपास आपको वापस पीवाईक्यू रिपीट मिलेंगे। 10 10 क्वेश्चन का मतलब होता है 20 मार्क। 20 मार्क, जब 20 नंबर की क्वेश्चन आपको वापस मिल रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ोगे पीवाईक्यू? ये प्रैक्टिस है और क्या। अब प्रैक्टिस जो करनी थी आपने कर ली, आपने जितने टेस्ट दिए थे उतने कर लिए, टेस्ट दे दिए। इसके साथ में एक बात और, टेस्ट देना बंद कर दो। मुझे आज ही किसी का टेलीग्राम पे मैसेज आया, टेस्ट दे रहे हैं, नेगेटिव ज्यादा हो रही है, नंबर इतने आ रहे हैं, मेरा टारगेट इतना था, क्यों दे रहे हो भाई? जब टेस्ट एग्जाम से 4-5 महीने पहले के लिए होते हैं, न कि 20 दिन पहले के लिए होते हैं। कोई भी कोचिंग से अगर टेस्ट भरा, उसको आज ही बंद कर देना। भले पैसे कल भरे हो, आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कल की हो, उसको बंद कर लो। फिर भी अगर देना है तो उसका प्रिंट आउट निकाल दो, उसको आप पढ़ लो विद आंसर। क्योंकि टेस्ट दोगे, नेगेटिव जाओगे, डिमोटिवेट होंगे, फिर वापस वही वैसे डिमोटिवेट हो रहे हैं। इस अंतिम दिनों के अंदर अपने माइंड को, इस माइंड के ऊपर ज्यादा आप लोड मत डालो। अब आप डिमोटिवेट हो रहे हो, तो लोड आपके माइंड पे आ रहा है ना, क्यों देने टेस्ट? टेस्ट से क्या होना? कुछ नहीं होना। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे जिन्होंने कोई टेस्ट नहीं दिया, उनका सिलेक्शन हुआ। क्यों? उनका रिविजन अच्छा था। इसलिए महत्वपूर्ण है रिविजन है, आप रिविजन पे ध्यान दो। टेस्ट मैं पुनः कह रहा हूँ, टेस्ट नहीं देना किसी भी कोचिंग के, क्योंकि कोचिंगों के टेस्ट जो होते हैं वो अपने लेवल के पेपर बनाते हैं, टफ पेपर बनाते हैं, वो मतलब अपने हिसाब से बनाते हैं, तो इसलिए टेस्ट मत दो। आप केवल, आपको मैं कह रहा हूँ ना, आप प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू देख लो, आपको 10 से 12 क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे पीवाईक्यू के अंदर। उसके बाद अगला है कॉन्फिडेंस, ये जो आपको खुद बनाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस ये तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? आपके पास जो आपके नोट्स है उसको अच्छे से पढ़ो, खाना अच्छा खाओ, नींद अच्छे से लो। नींद के अंदर कंजूसी मत करना, हमेशा 7 घंटे हमेशा सो। जितने एग्जाम हो उससे पहले 7-8 घंटे सोना, आराम से कुंभकर्ण की तरह। तो नींद, इसके साथ में खिलवाड़ मत करना। अगर खुद पे ही आपका विश्वास हट गया, तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सके। तो दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको लाके आरबीसी के अंदर कहे आप ये पेपर दो और आप इसमें सक्सेस हो जाओगे। तो खुद के ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइम ये हो रहा है, आपके जो नेगेटिव फ्रेंड है, जो नकारात्मक दोस्त है आपके, उनसे दूर हो जाना। नकारात्मक दोस्तों से दूर हो जाओ। नकारात्मक जो भी दोस्त है उनसे दूर हो जाओ। अब नकारात्मक मतलब क्या हुआ? नंबर एक, नकारात्मक दोस्त की विशेषता वो कहेगा पेपर आगे जाएगा, पोस्ट बढ़ेगी, पेपर आगे जाएगा, यूजीसी नेट का एग्जाम इसके साथ में क्रॉस हो रहा, तो पेपर, ये सबसे पहले उनकी बात ये होगी, पेपर आगे कहीं नहीं जाएगा, पेपर ऑन टाइम हो रहा है। तो ऐसे दोस्तों से दूर हो जाओ। दूसरी बात, वो आपको बोलेगा मैंने कुछ नहीं पढ़ा, या वो कुछ भी बोल सकता है आपको, मतलब तो इन दोस्तों से दूर होता हो आप। या कोई इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा हो, वो आपसे बात कर रहा हो, वो आपको डिमोटिवेट कर रहा हो, तो आप उन लोगों से दूर हो रहा हो। दूसरी बात, और तीसरी बात, ये इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना, जो लोग इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं उन दोस्तों से दूर हो जाना, पहले से बता रहा हूं। क्योंकि उनका और कोई काम नहीं है, तो इसलिए ये भी इसके अंदर एक पॉइंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेगेटिव लोग जो जो आपके फ्रेंड होते हैं, जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, वो आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार की बातें करके आपके माइंड को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए उन लोगों पे ध्यान मत दो, उनको बोल दो भाई 20 दिन रह जा, 20 दिन के बाद अपने साथ में ही है। तो आपने 6-7 महीने की मेहनत की है, तो आपकी जो मेहनत है वो खराब नहीं हो, इसलिए 20 दिन के लिए इनको साइड में रखना है। नेगेटिव वाला हो गया अपना। अब एक और आता है, पोस्ट इंक्रीज होगी या नहीं होगी, पोस्टों की नंबर मतलब पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, पद 100% बढ़ेंगे लगभग, ऐसी मतलब न्यूज आ रही है।
पद बढ़ेंगे, लेकिन ये मत भूलना कि ये मत सोच के बैठ जाना कि पद एग्जाम होने से पहले बढ़ेंगे तो फॉर्म रीओपन होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आरपीएससी कभी नहीं चाहेगी कि बच्चों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़े उनके माइंड के ऊपर। आप सोच के देखोगे, अगर आप आरपीएससी में होते, आप गवर्नमेंट में होते और आपके साथ में ये कंडीशन होती कि आपको मतलब 20 दिन पहले आप क्या फॉर्म रीओपन करेंगे? कभी नहीं करेंगे। आप भी ये सोचेंगे कि जो बच्चे पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके माइंड पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर एग्ज़ाम आगे जाता है? तो फॉर्म रीओपन नहीं होंगे। अल्टीमेट बात यही है कि पोस्ट बढ़ेगी, लेकिन एग्ज़ाम आगे नहीं जाएगा, एग्ज़ाम ऑन टाइम होगा। जैसे संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर एग्ज़ाम होने के बाद, रिजल्ट होने के बाद में पोस्टों की संख्या में इंक्रीज़ हुआ था, पोस्टों की संख्या बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो इसमें भी वैसे की वैसे बढ़ जाएगी पोस्टें। बाकी अभी आपको नहीं सोचना आप पोस्ट बढ़ेगी या नहीं, आपके पास वही पोस्ट है तो अभी आपके अलग-अलग सब्जेक्ट के अंदर चाहे कितनी भी हो, भले 65 हो, 70 हो, पोस्ट आपके पास है। तो ये फॉर्म रीओपन वाला, ये फॉर्म रीओपन नहीं होंगे। तो ये चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। मैं वापस से बता देता हूँ, एक 30 सेकंड के अंदर रिवीजन पे ध्यान देना। 2 बार तो रिवीजन करके जाना मैक्सिमम, तीसरा रिवीजन छोटा कर देना। कितना फ़ायदा होगा जब एग्ज़ाम देके आओगे तब आप मुझे बताओगे कि हाँ, हमें इतना फ़ायदा हुआ। ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, आप रिवीजन करना। एक मैं बताना भूल गया, इस पूरे मैटर को समेटे कैसे? भाई देखो, समेटा तब जाता है जब कम हो। हमारा सब्जेक्ट पूरा काफ़ी डाइवर्सिफ़ाई है। अब इसको अपन कैसे समेट पाएँगे? इसको समेटने का हमारे पास एक ही तरीका, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हो तो। दूसरा है कि शॉर्ट नोट नहीं बनाए हैं, तो फिर क्या थोड़ा रिवीजन करते टाइम क्या हम उस चीज़ को बार-बार पढ़ रहे हैं ना, पिछले 1 साल से उसी टॉपिक को बार-बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा हमें बोरिंग सा लगता है। जैसे ही पढ़ने बैठते हैं ऐसे लगता है जैसे पीछे सिर पे किसी ने हथौड़ा मार दिया। ये लगता है, ये मेरे को भी लगता था, आपको भी लगता है, मेरे को आज भी लगता है, आपको भी आज लगता है, आपको भी आगे लगेगा। ये क्योंकि पढ़ाई अच्छी है लेकिन रिवीजन करना बहुत काम है। ये वास्तविक बात है, एक मतलब प्रैक्टिकल बात है ये। अब देखो, खुद को मोटिवेट करो, खुद से पूछो कि 20 दिन बचे हैं, उन 20 दिनों के अंदर मैं अब नहीं पढ़ूँगा, तो मैंने जो पीछे के टाइम में पढ़ा, 1 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, 2 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, उसका मुझे क्या रिज़ल्ट मिला? अगर मैं इन 20 दिनों के अंदर मैं मेरे मटेरियल को समेट नहीं पाया, सबको भूल जाओ, अपने आप को आइसोलेट कर लो इस रूम के अंदर, क्योंकि इस 20 दिनों के बाद में अपने आप से क्वेश्चन पूछो अभी कि अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरी पोज़ीशन क्या होगी मेरे घर के अंदर, मेरे समाज के अंदर, मेरा स्थान क्या होगा, मेरी मेरी लाइफ़ किस ओर टर्न करेगी? इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखने का एक ही है, आपकी जो परिस्थितियाँ हैं, आपकी फैमिली की जो कंडीशन है, आपकी पर्सनल जो कंडीशन कंडीशन है, वही आपको मोटिवेशन करेगी। बाकी एक्सटर्नल मोटिवेशन से कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए जब भी डिमोटिवेट हो, खुद से क्वेश्चन पूछना कि मैं ये टाइम खराब क्यों कर रहा हूँ? जब भी पढ़ने का मन नहीं करे, जब भी ऐसा लगे कि रिवीजन बोरिंग लग रहा है मुझे, उस टाइम खुद से ये क्वेश्चन पूछना कि मैं इस टाइम, मेरे को तो रिवीजन बोरिंग लग रहा है, लेकिन मेरा भाई तो रिवीजन कर रहा है, वो मेरे से आगे जा रहा है। इसलिए फिर अपने आप अंदर से एक आग लगती है कि भाई कोई और पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लूँ। 20 दिन तो बचे हैं, मन को समझाना, भाई मान ले कि 20 दिन तो बचे हैं, ऐसे-ऐसे करके 20 दिन निकाल दो। अच्छे से रिवीजन करोगे, आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हिम्मत मत हारना, 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है, हिम्मत मत हारना और डरना मत एग्ज़ाम से, कुछ भी डर नहीं है। एग्ज़ाम में अभी ऐसे ये मतलब हर किसी को होता है, जो स्टूडेंट तैयारी करके जाता है डर उसको ही लगता है, तो डर आपको भी लगता होगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो डर अगर लग रहा है इसका मतलब आपने तैयारी की है, जिसको नहीं लग रहा उसने तो तैयारी की नहीं है। तो डर लगना एग्ज़ाम के लिए पॉज़िटिव बात है, आपकी अच्छी तैयारी है, आपको उसकी डर लग रहा है। रिवीजन वापस कह रहा हूँ, रिवीजन करते रहना। प्रैक्टिस के लिए किसी बुक के पीछे मत भागना, मार्केट से कोई बुक खरीद के मत लेके आना। और दूसरी बात, टेस्ट सीरीज़ के चक्कर में मत पड़ना आप। पीवाईक्यू देख लेना जो मैंने बताए हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसीएफ और लैब असिस्टेंट के मैंने पूरे के पूरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज रखे हैं। और उसके बाद में खुद के ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखना, खाना अच्छा खाना, सबसे इम्पोर्टेंट स्वास्थ्य का ध्यान रखना। एग्ज़ाम के अंतिम दिन में विशेष करके स्वास्थ्य का, अभी ये फ्लू वाला चल रहा है, अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो अपने आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। थोड़ा एसी में किसी को हो तो ये कम यूज़ करना है, और क्योंकि वहाँ ये ज़्यादा होता है। बाकी रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, पीवाईक्यू के साथ में टेस्ट सीरीज से दूर रहना, नेगेटिव दोस्तों से दूर रहना। और निश्चित तौर पे अगर आप अच्छा करोगे तो ऊपर वाला भी आपको अच्छा देगा। तो करते रहिए। अब मिलते हैं अपन एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले, अपन मिलेंगे, उससे पहले आप अपनी आपका टाइम देना मैं भी नहीं करूँगा। और तब मैं आपको बता दूँगा नेगेटिव मार्किंग का क्या होता है, आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अभी आप रिवीजन पे ध्यान देना। आपको अगर मन में आ रहा है कि मैं प्रैक्टिस करूँ, नहीं करनी है। प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू मिला दो, खूब है।
एक और इम्पोर्टेंट बात मैं भूल गया बताना, टेलीग्राम के चक्कर मत पड़ना, टेलीग्राम से दूर हो जाओ। टेलीग्राम अब वही रखो जो आपके सब्जेक्ट से संबंधित हो। जहाँ पे क्यूज़ेज़ चल रही है, आप उनकी क्वेश्चन देख लो, अगर वो क्यूज़ करा रहा है तो आप क्वेश्चन देख लो, उसको अटेंड मत करो। क्योंकि मुझे अब कुछ मैसेज आ रहे हैं कि टेलीग्राम के अंदर क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। भाई वो टेलीग्राम वहाँ क्वेश्चन गलत होंगे, वहाँ हर कोई अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाता है, वहाँ कोई आरपीसी लेवल की क्वेश्चन नहीं बनते हैं, वो सब कुछ अपने हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, टेलीग्राम आज से 6-7 मतलब एग्जाम से 5-6 महीने पहले ठीक रहता है प्रैक्टिस करने के लिए, वर्तमान टाइम में उसका यूज अच्छा हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अब इस टाइम के अंदर आप उसके उतना टाइम खराब मत करना, या कहीं ऐसे लग जाओ, कंप्यूटर ट्रेन कराने के एग्जाम आगे बढ़ाओ, इस प्रकार की बातों में मत पड़ना। मेरे हिसाब से टेलीग्राम से हटे जाओ, ठीक है। और बाकी सब आप खुद इंटेलिजेंट हो, अपना रिवीजन करते रहो, सब अच्छा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ऐसे सोच रहा हूँ, अब बायोलॉजी वालों के लिए प्लांट फैमिली मतलब जितने भी पीवाईक्यू है जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर आ रखी है, वो मैं यहाँ सॉल्व करा दूँ। मैं मेरी कोशिश में कर रहा हूँ। मैं देखो ये आपको पूरी तरीके से मतलब 100% नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ यूनिट के मैं करा दूंगा। जैसे प्लांट फैमिली के क्वेश्चन हर जगह नहीं लिखते, तो प्लांट फैमिली के आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के और फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, एस ग्रेड के जो अभी तक राजस्थान सरकार ने पूछे हैं, सॉरी राजस्थान सरकार ने आरपीसी ने पूछे हैं, वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा। बाकी आप अपने हिसाब से अपने स्तर के ऊपर पढ़ते रहो और कंटिन्यू लगे रहना, खुद को मोटिवेशन देते रहना, इंटरनल मोटिवेशन देते रहना, एक्सटर्नल मोटिवेशन के मत मांगना, सब अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक।